पीएम मोदी जहां एक तरफ एक बार फिर 2024 में वापसी करने जा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। 2024 में भी मोदी लहर को देखते हुए विपक्षी दलों ने एकजुट होना ही ठीक समझा है। विपक्षी दलों को मालूम है कि अगर वो एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े तो मोदी लहर के सामने उनके लिए राजनीति में टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है। विपक्ष के 2-4 दलों को छोड़ दें तो बाकी दलों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता था। ऐसे में पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन में फूट की खबरें भी आ रही हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में आप में खलबली मच गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे मोदी के सामने विपक्ष को सताने लगा है बड़ा डर और कैसे केजरीवाल को लेकर आपकी बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईडी लगातार आप पर दबाव बनाती जा रही है। आपके कई नेता शराब घोटाले के मामले में जेल पहुंच चुके हैं। आपके सर पर अब तक कई घोटाले के आरोप लग चुके हैं। वन जमीन, दवा और दारू तक में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। केजरीवाल के दामन पर इतने दाग लग चुके हैं कि वह शायद ही धुले। आपके कई नेताओं के बाद अगला नंबर उनका आ सकता है। अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर इसीलिए भी हैं क्योंकि केजरीवाल उस सरकार के मुखिया हैं जिस पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का ऐसा बीज बोया कि जिसके छाव में पार्टी के अधिकतर नेता आ गए हैं। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग गए हैं कि आपके गले की फांस बन गई है। अब आपके नेता प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा। वो ये भूल गए कि अब केंद्र में सरकार पीएम मोदी की है, जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शते हैं। वैसे दर्शकों, ये डर पहली बार देखा जा रहा है कि कथित तौर पर घोटाला करके कोई नेता या उसकी पार्टी लगातार डरी हुई है कि केजरीवाल जेल जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी के 3 समन के बाद भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब लिखित तौर पर देते हुए इस समन को गैर कानूनी तक बता दिया है। अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने कहा है कि केजरीवाल को अगले 10 दिनों में जेल में डाल दिया जाएगा। आतिशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी ये सोचते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी दे देंगे, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपके नेता आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के वंशज हैं। आप हमें चाहे जेल में डाल दो या फांसी पर लटका दो, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और दिल्ली के लोगों के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए काम करते रहेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि हम हर जगह सुन रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे एक जानकार का व्हाट्सएप मैसेज आया। वो कहते हैं कि खबर मिल रही है कि आने वाले 10 दिनों में केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली वालों की तरफ से एक संदेश देना चाहती हूं कि वो चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दें, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। आतिशी ने कहा कि आप लोगों ने भी अलग अलग पार्टियों में अलग अलग घोटाले देखे होंगे। सीबीआई ईडी के छापों में से नेताओं के घर से पैसा निकलता है, गड्डियां, सोने के बिस्कुट, जमीन के कागज निकलते हैं। ये एक ऐसा घोटाला जिसमें आपके किसी मंत्री के यहाँ से भ्रष्टाचार का 1 रुपया तक नहीं मिला। बता दें कि ईडी के तीसरे समन पर अरविंद केजरीवाल के हाजिर नहीं होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय अब सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भी जारी कर सकता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक समय पर कहते थे कि राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर आरोप लगते ही इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन शायद वो अपनी कही बात खुद ही भूल गए हैं। कांग्रेस को हार कर भी सुकून नहीं मिला है। हर राज्य में कांग्रेस आपसी गुटबाजी का ही शिकार होकर हार जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस में जो जुतम पैजार मची हुई है वो अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस आपसी गुटबाजी की इतनी बार शिकार हो चुकी है कि हारते हारते रसातल पर आ गई, फिर भी वो सीखने का नाम नहीं लेती है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले ये सब राज्यों तक ही सीमित था, लेकिन अब आलम यह है कि राज्य के नेता केंद्र के नेताओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। कांग्रेस के भीतर जो जूतम पैचार का ऐसा आलम है कि दल का हर नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते हैं।
प्रमोद कृष्णम सरीखे कई नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर आ जाए, नहीं तो क्षेत्रीय दल ही आपस में मिलकर कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। लेकिन कांग्रेस के दिल्ली नेताओं के मन में पीएम मोदी का डर ऐसा है कि वो चाहकर भी इंडिया अलायंस से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अकेले लड़े तो पीएम मोदी की सुनामी में पूरी कांग्रेस उड़ जाएगी। अब कांग्रेस के एक और नेता ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाने का काम किया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आम आदमी पार्टी से मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा कि समझौते के साथ पार्टी का किरदार गिर जाता है। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस तब उठेगी जब उसके कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलने लगेगा। सिद्धू ने कहा कि जब तक कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं जानती, तब तक जीत भी मुश्किल है। सिद्धू ने आगे कहा कि मैं हर नाराज कार्यकर्ता से मिलूंगा, चाहे नाराज कार्यकर्ताओं की गिनती कितनी भी हो। पंजाब में कांग्रेस को बदलना होगा। सिद्धू ने इस दौरान बार बार नीतियों को वोट देने की बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को ईमानदार नेता चुनना होगा। ये पहली बार नहीं है जब सिद्धू ने पार्टी के नेताओं पर ही निशाना साधा हो। इसके अलावा सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की सत्ता के दौरान 75-25 हिस्सा चलता था। जिसकी सरकार होती थी उसका हिस्सा 75% था और जो बाहर होता था उसका हिस्सा 25% होता था। लेकिन आज 80-20 चल रहा है। इससे पहले जीतेगा पंजाब, जीतेगी कांग्रेस रैली में सिद्धू ने ये कहकर आप सरकार पर कटाक्ष किया कि जो रेत टिपर पहले 3,000 रुपए में बिकता था, उसकी कीमत अब 21,000 रुपए हो गई है। हाल ही में सिद्धू ने अपनी पार्टी के सहयोगियों की आलोचना की थी, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल थे, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं का मानना है कि सिद्धू के बयानों से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हुआ है। दोस्तों, सिद्धू ने सीधे तौर पर तो दिल्ली के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में बता दिया कि उनका निशाना केंद्र के नेताओं की तरफ है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक पर बैठकें हो रही हैं। ऐसे में सिद्धू का ऐसा बयान ये बताने के लिए काफी है कि उनका इशारा किस तरफ है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने फिर से इंडिया अलायंस से अलग राह पकड़ते हुए कांग्रेस समेत राहुल गांधी तक को झटका दे दिया है। पहले बात राहुल गांधी की कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और फिर बात शरद पवार की कि कैसे वो इंडिया अलायंस को आंख दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आता है कि देश मतलब एक तरह से घर ही होता है। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी हमेशा से देश की बुराई करने में ही समय बिताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह भावना राहुल गांधी के भीतर ऐसे घर कर गई है कि अगर कोई विदेशी ताकत देश के प्रधानमंत्री पर किसी तरह की टिप्पणी करता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। राहुल गांधी को इस बात की समझ ही नहीं है कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का एक ही प्रधानमंत्री होता है और उस पद की गरिमा का ख्याल रखना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन शायद राहुल गांधी को इस बात की समझ नहीं है, तभी तो जब देश की बात आती है तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं और कांग्रेस के दूसरे नेता पीएम मोदी को ही निशाने पर लेने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस को झटका देते हुए शरद पवार ने मोदी का साथ दिया है। दरअसल भारत और मालदीव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ अपमानजनक बयानों से पैदा हुआ विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले पर जहां कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर है, तो वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पवार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम है, किसी दूसरे देश का कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। शरद पवार ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने देश के बाहर की किसी बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मालदीव विवाद पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर ही निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इमोशनल फोबिया क्रिएट करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए।
चाहिए, हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मोदी इमोशनल फोबिया क्रिएट करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हर बात को पीएम मोदी निजी ले लेते हैं। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन शरद पवार ने इस पूरे मामले पर ऐसा बयान दे दिया है कि राजनीतिक हलके में फिर से चर्चा होने लगी है कि क्या शरद पवार जल्द ही रोटी पलटने वाले हैं। मालदीव के नेताओं द्वारा देश के पीएम पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर शरद पवार ने अपनी एक अलग लाइन चुनी है। शरद पवार पीएम मोदी के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस में खलबली मच गई होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए देश में स्वार्थ की नींव पर खड़े इंडिया अलायंस को धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही है, वहां बीजेपी सबको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारी सौंप रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में जूतम पैजार मची है। इंडिया अलायंस की हालत तो यह है कि वो एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग नहीं हुई तो हम अपने उम्मीदवार तुम्हारे खिलाफ उतार देंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे को धूल धर्षित करने में लगे हैं। गठबंधन के घटक दलों की हालत यह है कि उन्हें वो सब आपस में ही पसंद नहीं है और पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि, राष्ट्रवाद और जन योजनाओं का खौफ ऐसा है कि वो एक दूसरे से दूर भी नहीं हो पा रहे। लेकिन इस बात पर किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों को घुड़की दे दी है। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो गठबंधन के बाकी दलों के कैंडिडेट्स के खिलाफ भी उम्मीदवार देने से गुरेज नहीं करेंगे। शायद ये गठबंधन का धर्म भूल गई है कांग्रेस और अपनी भागीदारी और अपनी जमींदारी दिखाने में लगी है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भले ही इंडिया अलायंस के घटक दल आपस में दोस्ती दिखा रहे हो, लेकिन बीचों बीच में उनकी तल्खियां सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस के घटक दलों में तकरार देखने के लिए मिल रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र में 23 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया है। राउत ने कहा कि हमारे पास इस सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं और हमने उन्हें हरी झंडी भी दिखा दी है। वहीं मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को उतारने के शिवसेना यूबीटी के दावे से नाखुश वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए हैं और संजय राउत को करारा जवाब देते हुए मिलिंद देवड़ा ने ये कहा है कि ऐसा रहा है तो इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि अगर गठबंधन के एक सहयोगी के इस तरह के बयान नहीं रुकते तो उनकी पार्टी भी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए आगामी लोकसभा चुनाव आसान नहीं होगा, इसीलिए किसी के दावे नहीं करने चाहिए। एमवीए में उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना, शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। देवड़ा की टिप्पणी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुंबई दक्षिण सीट पर दावा करने के बयानों की पृष्ठभूमि पर आई है, जिसे 2019 के चुनावों में पूर्ववर्ती अविभाजित शिवसेना ने जीता था। दिवंगत कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने वीडियो के माध्यम से जारी वक्तव्य में कहा कि मुंबई दक्षिण सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस के पास रही है और देवड़ा परिवार सालों से संसदीय क्षेत्र से जुड़ा रहा है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मेरा परिवार हमारे काम के आधार पर यहाँ के मतदाताओं से जुड़ा हुआ है और ये रिश्ते कई सालों से विकसित होते आए हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वही हाल है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में मिलती हार दूर से ही दिखाई दे रही है। तभी तो वो अभी से पूरा माहौल बनाने लगी है कि अगर हार गए तो क्या बहाना बनाना है। लेकिन अभी से हार को जस्टिफाई करने के लिए बहाने ढूंढने से बेहतर है कि वो चुनाव को ध्यान में रखकर उसमें अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए काम करे, ना कि बहाने ढूंढे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का जो अस्तित्व बचा है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस को अभी ये बात समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस परेशान है कि कैसे पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और राष्ट्रवाद से लड़ा जाए। शायद कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तभी वो अलग अलग तरह के बहाने ढूंढ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 2024 में भी मोदी लहर देखकर कांग्रेस ने अभी से ही सरेंडर कर दिया है। विपक्षी दलों का गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो ढूंढ नहीं पा रहा है। इससे पहले उसे ईवीएम को लेकर चिंता सताने लगी। कांग्रेस ने इसको लेकर राग अलापा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम पर चुनाव आयोग के ताजा खत का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम पर उठ रहे सवाल केवल इंडी गठबंधन ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। यह जवाब उस वक्त आया है जब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के वीवीपैट और ईवीएम को लेकर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि उसे चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है।
जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन के साथ एक छोटी बैठक को लेकर भी रिक्वेस्ट की है। वो चाहते हैं कि वीवीपैट को लेकर क्या मुद्दा है, इस पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि ईवीएम को लेकर उनकी चिंताओं और सवालों पर चुनाव आयोग कोई ठोस जवाब देने में नाकाम रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में हमारे सवालों के जवाब के लिए ईसीआई एफएससी को देखने का निर्देश दे रहा है, जबकि हम कह चुके हैं इससे हमारी चिंताओं का हल नहीं मिल रहा है। रमेश ने कहा कि यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। उनके मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट पर सवालों को लगातार नकारना सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। उन्होंने कहा कि यह भी आश्चर्यजनक है कि आयोग न्यायिक आदेशों की आड़ ले रहा है, साथ ही हमें भी याद दिला रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट को मुद्दे पर दायर जनहित याचिकाओं को मॉनेटरी कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया गया है। जो भी हो, इन मुकदमों का उठाए गए सवालों पर कोई असर नहीं है। कांग्रेस ने फिर से ईवीएम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जब कांग्रेस की जीत होती है तो ईवीएम ठीक होता है, और जब कांग्रेस की हार होती है या होने वाली होती है तो ईवीएम हैक हो जाता है। राहुल गांधी को इस देश की राजनीति में पैरासूट तरीके से लैंड हुए लगभग 2 दशक का समय हो गया है। कांग्रेस बड़े ही अरमानों से राहुल गांधी को राजनीति में लेकर आई थी, लेकिन परेशानी ये हो गई है कांग्रेस के साथ कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाए, बल्कि इतने सेल्फ गोल किए कि वो कांग्रेस के लिए कम और बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। राहुल गांधी के बर्ताव में आज भी अधीरपन और परिपक्वता दिखती है, जिसका बीजेपी खूब मखौल भी उड़ाती है। कांग्रेस के नेताओं के सामने मजबूरी ऐसी है कि वो बेचारे स्वामी भक्ति में कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस लगातार अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। महंगी पीआर इवेंट करवा रही है, जिसमें सबसे प्रमुख भारत जोड़ो यात्रा और अब उसका पार्ट 2 है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन राहुल हैं कि लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। राहुल फिर से चलेंगे, लेकिन वो लोगों के दिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि स्वाभाविक ही कांग्रेस तिलमिला गई होगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ऐसा प्रहार किया है जिससे कांग्रेस तिलमिला गई होगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बच्चा कह डाला। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए वो खफा होते हुए ये भी बोले कि लोग उनकी न्याय यात्रा की बात ही क्यों कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि वायनाड के सांसद अपनी मौज मस्ती के लिए भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल की न्याय यात्रा का जिक्र आते ही उनके सुर तीखे हो गए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग उनकी न्याय यात्रा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसका हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। हम जो विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रहे हैं वो लोगों के लिए है। अगर राहुल गांधी अपनी मौज मस्ती के लिए यात्रा करते हैं तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा। उनकी यात्रा उनके मनोरंजन के लिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। किरण रिजिजू ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी जनता के लिए कोई लाभकारी काम नहीं किया है, अभी भी वह एक अपरिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि वो अभी भी बच्चे हैं, उनकी उम्र हो गई है लेकिन उनके विचार अभी भी बच्चे की तरह हैं। हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां उन्हें बढ़ावा देती हैं, लेकिन ये देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज महत्वपूर्ण है वो पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई देश के लिए स्कीमें। दोस्तों, राहुल गांधी का हाल ऐसा है कि वो जितना लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही रसातल में जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।